हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है करंट अफेयर की। आज हम पढ़ेंगे कौन सी बुक से, यहाँ पे आपको दिख रही है ई दृष्टि .in, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बुक का नाम है नवत्र, समसामयिक घटनाओं की मासिक पत्रिका है ये। इसके अप्रैल का वर्जन आया है, ये अंक 10 है इसका। हर महीने आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दोस्तों पहले किसी भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन दिया होता है, उसके बाद उसका आंसर फिर डिटेल दिया होता है। तो ये हमें पता रहता है जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उससे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये इसमें सबसे अच्छी बात है। ऐसा नहीं सीधे सीधे पढ़ने को है, वैसे तो आप करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ सकते हैं, घटना सार है, घटना चक्र है, बहुत अच्छी किताबें मार्केट में आप जाके ले सकते हैं। लेकिन ये बुक मुझे इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर फिर डिटेलिंग दी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें जो है आपको बता दूं कि पेज 16 तक जो है वो तो इसका पहले कंटेंट दिया है, पेज 15 तक, और पेज 16 से जो है इसका करंट अफेयर स्टार्ट है। तो यहाँ पे पेज 16 पे हम हैं ये दोस्तों। ये देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, कौन सा? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि चर्चाओं में भी है और जिससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं और हमारे देश के लिए गौरव की बात है। 95वां ऑस्कर अवार्ड हमारे देश ने 2 अवार्ड जीते हैं। किस किस क्षेत्र में जीते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सबसे पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से आ सकता है। देखिए बना हुआ है पूरा क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये लिखा है 12 मार्च 2023 को, ये भी आपको याद हो गया। कौन सी डेट है? 95वां ऑस्कर अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। ये फॉरेन की फिल्म है। यस, बिल्कुल सही बात है। हमारे भारत की लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, इसको भी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार मिला, ये ठीक है। और ब्रेंडन फ्रेजर को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला, ये भी ठीक है। तो इसका इसीलिए आंसर उत्तर डी है, उपयुक्त सभी। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जितना हमें पढ़ना है बस इतना है कि बेस्ट अभिनेता पढ़ लीजिए दोस्तों कि किसको मिला है। बेस्ट फिल्म आपको बताई दी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ब्रेंडन जो फ्रेजर है वो फिल्म द वेल के हीरो हैं, याद रखिएगा। इस फिल्म के नहीं हैं, इसको याद रखिएगा, द वेल फिल्म के हैं। और अभिनेत्री जबकि इस मूवी की हैं जिन्हें बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये सहायक अभिनेता, और ये याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सबसे ज़्यादा आ जाइए कि हमारी डॉक्यूमेंट्री मूवी द एलिफेंट विस्पर को यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है। और इसके बाद आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट जो ओरिजिनल गीत है नाटू नाटू, उसके फिल्म ट्रिपल आर। ओरिजिनल गीत क्यों है? क्योंकि नाटू नाटू को मिला है, जबकि इसके वर्जन और भी बन चुके हैं। अब इसमें हमें जो याद करना है अपनी दोनों मूवी के, एक तो जो ये मूवी का सॉन्ग जो ट्रिपल आर का नाटू नाटू, इसके आप एस राजा मौली की ये मूवी है और इसके गीतकार और संगीतकार ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके जो संगीतकार हैं वो MS केशनवी हैं और गीतकार चंद्र बोस हैं। और जो फिल्म लघु फिल्म है द एलिफेंट विस्पर, इसको याद कर लीजिएगा। इसके जो निर्माता हैं यानी कि डायरेक्टर हैं वो हैं कार्तिकी गोंसाल्विस, याद रखिएगा। और प्रोड्यूसर हैं गुनीत मोंगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगले कुछ इसके बस इतना याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद याद रख लीजिएगा कि 2008 में भी ऑस्कर मिला था स्लम डॉग मिलेनियम की में एक हिंदी गीत था जय हो, जिसको संगीतबद्ध किया था AR रहमान जी ने, और गीतकार कौन थे? गुलजार साहब। तो इसलिए इस ये पहला हिंदी गीत बना था जिसे मूल गीत श्रेणी में पुरस्कार मिला था। 2008 में एक बार पहले मिल चुका है, ठीक है। आपने अगर पहले की इमेजेस देखी होंगी तो AR रहमान साहब के हाथ में आपने ऑस्कर अवार्ड देखा होगा 2008 में। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PM मित्रा में 7 पार्क स्थल बनेंगे। मित्रा जो है MITRA है, इसकी फुल फॉर्म है, ये लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे हिंदी में फुल फॉर्म, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, ठीक है। ये जो है इसमें 7 पार्क स्थापित हो रहे हैं। इसमें लिखा है कौन सा इसमें से नहीं है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा। तो इसका उत्तर है हरियाणा में नहीं है। लेकिन तो 7 राज्य कौन से हैं? तो ये देखिए टेक्सटाइल से संबंधित 7 राज्य हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात है, इसमें कर्नाटक है, MP है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, ठीक है। 7 राज्य हैं यहाँ। 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई थी। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग हेतु ये किया था इसकी घोषणा। इसमें पूरा कितने प्रस्ताव थे? 7 स्थल 13 राज्यों में, 18 प्रस्तावों में ये चुने गए 7 राज्य, ठीक है। पूरी परियोजना का जो कार्यान्वयन की निगरानी वस्त्र मंत्रालय करेगा, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो है श्रीनगर में। आपको बता दूं ये जनता के लिए कब खोला गया, इसको पढ़ लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये जनता के लिए जो है 19 मार्च 2023 से खोला गया है। और ये इस जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। डल झील जो है उसके किनारे किनारे पर। इसमें
15 लाख से अधिक फूल हैं, 15 लाख से ज़्यादा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्या निर्णय लिया गया है। तो 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। ये इसमें क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष जो होंगे, और उपराष्ट्रपति की सहमति के बाद राष्ट्रपति की सलाह के द्वारा ये किया जाएगा। यानी कि इसमें 4 लोग हैं, एक तो प्रधानमंत्री, लोकसभा का जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो विपक्ष का नेता, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें लिखा है केवल, उत्तर ए लिखा है, केवल एक सही है। ठीक है, 5 सदस्यीय संविधान पीठ में निर्णय लिया गया। अब इसमें ये देखिए कि सही है नहीं है कि उपराष्ट्रपति इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। तो इसमें देखिए 2 मार्च 2023 को निर्णय लिया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा। क्या लिखा गया कि ये 5 सदस्यीय जो एम जोसेफ की संविधान सभा की पीठ थी उसके द्वारा ही लिया गया। इसमें यह था कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इनकी जो समिति बनेगी इसकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उपराष्ट्रपति इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि CJI हैं, उपराष्ट्रपति की जगह CJI। ये नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद इस पर कानून नहीं बना लेती, क्योंकि वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कानून बनने के लिए है ना, जब तक कानून नहीं बना लेगी तब तक ये वाला नियम चलेगा। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूरा यहाँ पे लिखा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा तो सबसे बड़ा जो विपक्षी दल होगा उसका लिया जाएगा व्यक्ति, यहाँ पे ये दिया है। और भारतीय संविधान में इनकी नियुक्ति के जो अनुच्छेद है वो 324 है, याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। और वर्तमान में हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, उसके साथ साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। आ से याद कर लीजिए, डबल ए जो हैं वो सहायक हैं उनके, और राजीव कुमार जी मुख्य है, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बिहेवियरल बैंक मतलब मनुष्य के बिहेवियर को जानने के लिए बैंक बनी है, ठीक है। तो वो कहाँ पे बनी है, गुरुग्राम में, पुणे में, जयपुर में या अहमदाबाद में। उत्तर है जयपुर में, यहाँ पे लिखा है जयपुर में बनी है दोस्तों। अब ये देख लो जयपुर में कैसे बनी है। इसका ये जो तरीका है इस बुक का, ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें ये कि आप थोड़े से टाइम में ज़्यादा सीख लेते हैं। कहाँ पे बनी है, पहली बता दिया, उदयपुर जयपुर में बनी है। 12 मार्च 2013 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये मंजूरी दी गई, ठीक है। लैब स्थापित कहाँ की जाएगी, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर के पटेल भवन में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पटेल भवन में है जयपुर के। ये लिखा है कि पहली बैंक होगी ये, और इतने फीट में होगी, पूरा लिखा है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, इसमें देखिए लिखा है ये मानव के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाएगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सहित नवीन तकनीक की मदद से मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मिलेट सम्मेलन, ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चल रही। श्री अन्न योजना जो है वो हमारे ये इस समय जो निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने बजट में भी इसको एक योजना के तहत लाई थी। उसको आप देख सकते हैं, चैनल पे एक वीडियो है करंट की, वो भी आप जाके देख सकते हैं, उसमें बताया है। ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन 2023 से संबंधित कथन पूछे हैं, इसमें इनके बारे में बताना है। 18-19 मार्च 2023 को के मध्य में इसका आयोजन जयपुर में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। तो इसमें बताना है कौन सा सही है, तो इसमें बी लिखा है, केवल 2 सही है, ठीक है, केवल 2 सही है, पहला गलत है। अब पहला गलत क्यों है ये देख लो। इसमें क्या लिखा था, 18-19 मार्च के मध्य में जयपुर में किया गया इसका आयोजन, जबकि इसका आयोजन दिल्ली में हुआ दोस्तों। तो इसका देखिए आगे समझ में, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये सही बात है, इसको 18-19 मार्च में किया गया था, और ये श्री अन्न सम्मेलन 2023 के अंतर्गत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखा है, यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास 2023 संबंधित निम्न कथनों पर विचार करने हैं। 8 मार्च 2023 को विश्व आर्थिक मंच ने इसे जारी किया। आदित्य ठाकरे सहित 6 भारतीयों को शामिल किया गया।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है लिखा है उत्तर में, केवल सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही दोस्तों सही हैं। यानी कि ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास 2023 और आदित्य ठाकरे सहित 6 भारतीय इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे पूरा 6 भारतीयों का नाम लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है पिछले 6 भारतीय कौन, कितने 6 भारतीय शामिल हैं इसमें लिखा है। और अन्य शामिल जो व्यक्ति हैं ये लिखे हैं, तो आदित्य ठाकरे, सुदर्शन वेणु, मधुकेश्वर देसाई, आकृत वैस, वी जोसेफ, तन्वी रत्ना। ठीक है, ये क्लास है, ये इसको देख लीजिएगा। और ये 2004 में स्थापित विश्व आर्थिक मंच की पहल थी। 40 वर्ष से कम आयु वाले वैश्विक नेता इसमें शामिल होते हैं। और 2023 का 100वां युवा शामिल हुआ 2023 में। ठीक है, इतने लोगों को ये प्राइज़ मिल चुका है, इसमें 100वां युवा शामिल हुआ था। इसमें लगभग 120 देशों के 1400 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यह है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा से संबंधित कथनों पे विचार करना है। तो 8 से 11 मार्च के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ याद रख लीजिएगा, ये प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। मई 2022 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा थी। तो इसका उत्तर बी है, यानी कि दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं, सही पूछे हैं यहाँ पर। एंथनी अल्बानीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये देखिए पूरा दिया है। अमेरिका के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पे आए। प्रधानमंत्री कौन थे? एंथनी अल्बानीज़। 8 से 11 मार्च के बीच है। 2022 में जब ये प्रधानमंत्री बने तो ये पहली भारत यात्रा थी। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत गुजरात से की। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। वहाँ वह अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम आए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, इसके साथ साथ ये सब इसके डिटेल लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के पहला दिन देखा। ये सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूरा इन्होंने लिखा है, ये लिखा हुआ है पूरा कि यहाँ पर इस यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ था, क्या क्या शर्तें हुई, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। 10 मार्च 2023 को पहली भारत ऑस्ट्रेलियाई वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये पहला शिखर सम्मेलन था उनका, इस चीज़ को याद रखिएगा। और दोनों देशों के बीच श्रव्य निर्माण समझौता हुआ और कार्यबल के संबंध में बड़ी शर्तें हुई। खेल के सहयोग पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत ने आपस में जो है एक शिखर सम्मेलन किया जिसमें बहुत सारे इनके समझौते हुए। अगला क्वेश्चन आ जाता है SCO, संघाई जो है ना, SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में कथन बताइए। तो इसमें 17-18 मार्च 2023 को ये बैठक जयपुर राजस्थान में हुई। वाराणसी यानी कि काशी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया। वर्तमान में भारत SCO का अध्यक्ष है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन जो है वो बी सही है, केवल 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 यानी कि जयपुर की जगह कहाँ पे हुई, ऐसा ही होगा इसमें। तो इसकी जो SCO की बैठक है वो काशी वाराणसी में हुई दोस्तों, जयपुर में नहीं हुई। ठीक है, इसका अध्यक्ष इसका मतलब भारत है, ये बता दिया है। और इसमें बताया काशी पहली सांस्कृतिक राजधानी होगी, ये भी याद कर लीजिएगा SCO की। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 15 जून 2001 को हुई थी SCO की। इसका मुख्यालय चीन बीजिंग में है और इसके सदस्य देश चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। और पूर्ण सदस्य ग्रहण करने वाले इच्छुक 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्थापना 15 जून 2001 को और इसका मुख्यालय चीन बीजिंग में है। और सदस्य देश जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सदस्य देश हैं SCO के, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादातर मध्य एशिया के देश हैं, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं अगला बहुत इम्पोर्टेंट, भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट। ठीक है, कहाँ चालू किया गया है? तो इसमें ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंगरौली, रामागुंडम, उत्तरी कर्णपुरा या फरक्का। तो उत्तर है उत्तरी कर्णपुरा। अभी देखते हैं उत्तरी कर्णपुरा कहाँ पे है। ये इसकी देखिए इमेज भी दे रखी है इन लोगों ने, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होंगी, ये इमेज भी दे रखी है। तो ये बुक इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी है
जिससे कि क्वेश्चन के हमें टाइप किस तरह का बनेगा वो है। पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट है, ये उत्तरी कर्णपुरा झारखंड में है। एनटीपीसी ने इसे स्थापित किया। 600 मेगावाट का पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन जो है 1 मार्च 2023 को हुआ। ये संयंत्र सबसे कुशल सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ठीक है, ये सब लिखा है। उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र में 660 मेगावाट की कुल 6 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिसकी कुल क्षमता 1980 मेगावाट होगी। ये सब इसमें ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के द्वारा कर्नाटक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, तो वो क्या क्या थी। तो यहाँ पे लिखा है 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान जो है 13वीं किस्त, ठीक है 13वीं किस्त जारी करी। बेलगांव से, शिमला से, शिमला नहीं लिखा है दोस्तों, शिमोगा लिखा है। बेलगावी, शिमोगा, धारवाड़ और शिवमोगा यहाँ से करिए। कहाँ से किए इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम। 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के शिवमोगा, ये कर्नाटक में है दोस्तों, इसको याद रखिएगा क्योंकि कर्नाटक से संबंधित ही तो योजना बता रहे हैं। 36,000 करोड़ की ये नई योजना शुरू की है। इसके अलावा उन्होंने बेलगावी में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और जो राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने बेलगावी में पीएम किसान की 13वीं किस्त जारी की। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बेलगावी होना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा, बेलगावी। ठीक है, तो ये शिवमोगा से तो लिखा है कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, और ये एक विकास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका उत्तर बताइएगा दोस्तों कि शिवमोगा से कौन सी कर्नाटक की योजना वो की है, शुरू की है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पूरा दिख रहा है, कई योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हैं ये सब दी हैं। 2 रेल परियोजनाओं, कई सड़क योजनाएं, जल जीवन मिशन, और शिवमोगा शहर में इतने रुपए 44 स्मार्ट सिटी बनाने की, शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन, ये सब। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये सब हवाई अड्डा जो है शिवमोगा हवाई अड्डा, इसी के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी। इसके बारे में आप पूरा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 148वां हवाई अड्डा है ये, और यात्री टर्मिनल भवन, और प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकेगा ये। इसके साथ साथ किसान सम्मान निधि के बारे में दिया है, क्योंकि 13वीं जो किस्त है वो कहाँ से जारी की गई, वो बेलगावी कर्नाटक से जारी की गई, कितने रुपए में की गई ये सब लिखा हुआ है। तो कितने रुपए मिलते हैं हर साल, 6,000 मिलते हैं, 2-2 हज़ार की 3 बार की किस्तें मिलती हैं किसान के लिए। ये आप सबको पता होगा, ये काफ़ी चर्चा में भी है। 10 मार्च 2023 को 5वां भारत अमेरिकी द्विपक्षीय वाणिज्यिक संवाद 2023 में कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी। उत्तर है नई दिल्ली। 10वां जो है 10 मार्च को 5वां भारत अमेरिकी द्विपक्षीय वाणिज्यिक संवाद, तो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 10 मार्च 2023 को नई दिल्ली में हुआ। इसमें कौन कौन थे, जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे, और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री गिना रेमेंडो थे। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी जो बात हुई थी, फिर समावेशी विकास पर नए कार्य समूह को लॉन्च करने की बात हुई, जिसमें प्रतिभा, अन्वेषण ये सब होंगे। साथ ही साथ दोनों पक्षों ने वैश्विक जैव ईंधन सहयोग और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास एवं तैनाती को एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। ये सब इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड इंडिया। वर्ल्ड फूड इंडिया 3 से 5 नवंबर के मध्य इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। इसकी थीम है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर है बी, यानी कि केवल 2। केवल 2 सही है, पहला गलत है। लखनऊ में ना होकर कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों, तो इसका जो आयोजन हुआ वो वर्ल्ड फूड इंडिया का वो दिल्ली में हुआ था, ये लिखा है। इसका आयोजन लखनऊ में ना होकर कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ था 3 से 5 नवंबर, और ये 5वां संस्करण था, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नहीं दोस्तों ये 5वां संस्करण नहीं था, ये यहाँ पे 5वां संस्करण ऊपर जो अमेरिका और भारत वाला था, द्विपक्षिक वाणिज्यिक संबंध उसका है, ठीक है। ये वर्ल्ड फूड इंडिया से संबंधित, केवल इंडिया से संबंधित है ये। तो ये मेगा फूड समारोह का दूसरा संस्करण है, याद रखिएगा, 5वां नहीं, दूसरा संस्करण है, ठीक है दोस्तों। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा होता, नई दिल्ली में हुआ था।
समृद्धि हेतु प्रसंस्करण है ये। उत्पादक, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, उपकरण निर्माता के संवाद से संबंधित, इस तरह से ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए इसकी पहुंच को जमीनी स्तर पर व्यापक बनाने की मंजूरी। तो इसमें पूरा दिया सहकारिता मंत्रालय वाला। तो इसके तहत लिखा है, व्यवहार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से वंचित प्रत्येक पंचायत में PACS की स्थापना की जाएगी और अगले 5 वर्षों में 2 लाख PACS डेयरी मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य है। सदस्य किसानों को उनकी उपज बढ़ाने, उनकी आय बढ़ाने, ग्राम स्तर पर ऋण सुविधाएं, अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान किया जाएगा। कार्यान्वयन हेतु सहकारिता विभाग भारत सरकार को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करेगी। इसमें सही नहीं है पूछा जाएगा, पूछा है तो डी है, और ऊपर वाले सब सही हैं। इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। देखो दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिएगा कि देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए और इसकी पहुंच को ज़मीनी स्तर पर व्यापक बनाने के लिए मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल से। 5 वर्षों के लिए 2 लाख के लिए ये सब है। पशुपालन और डेयरी और ये सब इसमें दिया हुआ है। पूरा कृषि से संबंधित ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश बजट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ये सुरेश खन्ना जी ने प्रस्तुत किया था, 23-24 का बजट था, विधानसभा में प्रस्तुत किया था। इसके साथ साथ दोस्तों ये ठीक है बिल्कुल, प्रस्तुत बजट का आगार 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए था, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि हर ग्राम स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। जैसे केरल है, केरल में ये सुविधा जो है चल रही है, आप देख लीजिएगा केरल में इस सुविधा के बारे में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर कौन सा सही है, तो इसमें लिखा है डी, यानी कि सब। मैं पहले ही बता रही थी सारे सही हैं इसमें। तो ये पूरा उन्होंने दे रखा है। बजट जो है 22 फरवरी को प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा। इतने पूरा इसमें लागत बताई है और राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, फिर लेखा व्यय क्या हुआ, ये इधर व्यय दिया है, ये प्राप्तियाँ दी हैं, ठीक है। फिर उन्होंने पूरा राजकोषीय घाटा बताया कितना है और जो घरेलू उत्पाद का सकल अनुपात, जो उत्पाद का जो वो है वो इतना प्रतिशत है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। बेरोजगारी दर जो थी पहले 14.4 थी, इसे घटकर लगभग 4.2 रह गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2017 में बेरोजगारी कितनी थी, 14.4%। अब बहुत कम हो गई भाई, 4.2% रह गई है घट के। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है सरकार के पक्ष में है और उनकी एक अचीवमेंट है, तो ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है, इसको भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है कि समझौता ज्ञापन, इसमें क्या है 9%, 11%, ये सब दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा इसमें। और इसके साथ साथ पूरा यूपी का ये हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश हमारा पहला स्थान रहा। और किस किस में है, दुग्ध उत्पादन में, गन्ना में, चीनी में, एथेनॉल आपूर्ति में उत्तर प्रदेश पहला बना है। किसानों को अनुदान देने में DBT के माध्यम से उसको जो हम मिलता है पैसा, उसमें भी ये पहला स्थान पर है। कोरोना के बचाव में, वैक्सीनेशन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है यूपी में। और स्टार्टअप रैंकिंग के लिए इंस्पायरिंग लीडरशिप में सबसे ज़्यादा इसे सम्मानित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे कौन कौन चीज़ों में, ये सब लिखा है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण कराने में नंबर 1 है। कौशल विकास नीति के अनुसार देश में ये राज्य पहले स्थान पर रहा है। ये सब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें यूपी का अपना रोल बहुत अच्छा रहा है और यूपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना के तहत 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं और 14 जिलों में निर्माणाधीन है। असेवित 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना PPP मॉडल है, इसके थ्रू तैयार किया जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, कौन सा मॉडल है ये पूछते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का ये देखिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। तो ये सब इसमें दिया हुआ है पूरा। अगला क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का तीसरा सत्र जो है वो चला
और कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब कोविड आया था उसके बाद से ये राष्ट्रीय मंच का तीसरा सत्र है, ये याद रखिएगा। ये अपने देश में हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ये लिखा हुआ है देखिए, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, 4 लोग मिलकर इसका आयोजन करते हैं। सिर्फ किस लिए, कि जिससे कि जो आपदा अगर आती है हमारे देश में तो उससे हम कैसे बचें, कैसे अपने आप को, अपने देश के सभी लोगों की रक्षा की जा सके। तो केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में ही हुआ था। इस चीज़ को क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये, ठीक है। ये है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच है, और 4 इसमें संस्थान और प्राधिकरण जो है जुड़े रहते हैं। गृह मंत्रालय तो इसमें है यही, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन, ठीक है। राष्ट्रमंडल सम्मेलन ऐसे होगा, विधि आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस पर विचार करना है। इसका आयोजन जयपुर में हुआ था, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो इन दोनों में से कोई नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए इसका आयोजन जो है वो गोवा में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन है दोस्तों, विधि से याद रखिएगा, न्याय से संबंधित, ठीक है। तो इसका आयोजन गोवा में हुआ था। गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई जी ने इसका उद्घाटन किया था 5 से 9 मार्च। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत इसमें शामिल हुए थे। 52 देशों में 500 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ये गोवा में हुआ था। केंद्रीय राष्ट्रमंडल जो विधि सम्मेलन है 23वां वो हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर लगता है कहाँ से आ गया। तो निम्नलिखित इसके कथन पर विचार करना है। 12 ये जो है इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था, बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था, ठीक है। पूरे विश्व के लिए अगर बेहतर भविष्य था तो सब भारत में आना चाहते थे। कौन सा कथन सही है, तो इसमें लिखा है बी, यानी कि केवल 2 सही है, पहला गलत है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था दोस्तों, लखनऊ में नहीं किया गया था। और 1 मार्च 2023 1 और 2 मार्च 2023 केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा, बिल्कुल सही लिखा है इसकी थीम, एक बेहतर भविष्य के लिए विश्व के लिए भारत, ठीक है। क्या मायने रखता है ये है, और पहले भी मायने रखता था। 25 से 29 जुलाई के दौरान जिला युवा संसद का आयोजन किया गया था। अन्य तथ्य ये हैं, 25 से 29 जनवरी 2023 है दोस्तों, और ये वो लिखा है 150 स्थानों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 748 जिलों के 2 लाख के लगभग युवाओं ने भाग लिया था। जिला युवा संसद में प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों ने इस राज्य युवा संसद में भाग लिया था। पहले ये जिला लेवल पर हुई थी, ठीक है। 8वां रायसीना डायलॉग 2023, इसके संबंध में क्वेश्चन है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और 2012 में किया 2012 से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका उत्तर है केवल 1, यानी कि दूसरा सही नहीं है। नई दिल्ली में तो इसका आयोजन हुआ है, लेकिन 2012 से नहीं, उससे 2016 से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये लिखा है 2016 से इसका आयोजन किया जा रहा है और ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और ये सम्मेलन काय के लिए होता है, भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दों पर भारत का मुख्य सम्मेलन है ये, याद रखिएगा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजन किया जाता है। पहली बार 2016 में हुआ था। इसकी थीम याद रख लीजिएगा, उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, आंधी से में प्रकाश स्तंभ, ठीक है। उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, आंधी में प्रकाश का स्तंभ, ठीक है। इसका इंग्लिश में लिखा है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ठीक है। उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। मुख्य अतिथि इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी थे, याद रखिएगा। ये पूछ सकते हैं मुख्य अतिथि कौन थे इसके, इटली के जियोर्जिया मेलोनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोबाइल बर्ड कांग्रेस 2023 जो है MWC 2023 के निम्न कथनों पर विचार करना है। 27 फरवरी से 2 मार्च के मध्य इसका आयोजन बार्सिलोना में किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है। इस कार्यक्रम में भारत गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता था भारत ने। इसका उत्तर है सी, यानी कि ए और बी दोनों ठीक हैं,
ठीक है। इसका वर्सिलोना स्पेन में इसका उद्घाटन हुआ था। वर्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन हुआ था स्पेन में 27 से 2 मार्च के बीच हुआ। वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ के द्वारा हुआ, GSMA द्वारा। इसी कार्यक्रम में भारत ने गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड भारत ने कौन सी कांग्रेस में जीता था, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में, जो कि वर्सिलोना स्पेन में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि शिकागो संधि 1944 में संशोधन से संबंधित 3 प्रोटोकॉल मंजूरी जो है ये मंजूरी दी गई है। ये पूरा लिखा है। संबंधित 3 BIS अनुच्छेद 50A और किस अनुच्छेद से जुड़े 3 प्रोटोकॉल की पुष्टि की गई है। ठीक है, तो इसमें है अनुच्छेद 56, यानी कि 50A और 56 इससे जुड़े हुए हैं। तो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि यानी कि शिकागो संधि 1944, याद रखिएगा। मंजूरी 22 फरवरी 2023 को। 3 अनुच्छेद इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है। विगत 78 वर्षों के दौरान शिकागो संधि में कुछ संशोधन हुए हैं। भारत समय समय पर ऐसे संशोधनों की पुष्टि करता रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वैश्विक निवेशक, वह पूरे विश्व में निवेश करने के लिए। तो इसके बारे में कथन लिखें कि 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 लखनऊ में आयोजित किया गया। इसके बाद लिखा है इसमें, इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। 33.50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव रखा गया। निवेश शिखर सम्मेलन में सहभागी देशों की संख्या 5 थी। तो इसमें कौन सा सही है, तो उत्तर C सही है। केवल 1, 2 और 3 यानी कि चौथा गलत है। पहला सही है कि ये लखनऊ में आयोजित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और 33.50 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च करने की बात की गई है। ठीक है, निवेश करने की बात की गई है। तो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। आयोजन लखनऊ में। दूसरा संस्करण था निवेश से संबंधित 10 से 12 फरवरी नरेंद्र मोदी जी ने इसका ग्लोबल ट्रेड शो के अंतर्गत और इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत उद्घाटन किया और राष्ट्रपति मुर्मू जी भी इसमें शामिल हुई थी हमारी। और इसके साथ साथ इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कितने लोग और ये सब, और निवेश का जो पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में, मध्यांचल में और बुंदेलखंड में कितना प्रतिशत निवेश करने की बात की गई है। ठीक है, समझौते 5 के निवेश क्षेत्र कौन कौन से, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक से, नवीनीकृत ऊर्जा से, औद्योगिक से, अवसंरचना से और उच्च शिक्षा से। शिक्षा इसमें जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा। कौन थे जर्मनी के चांसलर, तो जर्मनी के चांसलर यहाँ पर लिखा है ओलाफ शोल्ज। ये ठीक है बिल्कुल, उनकी ये पहली यात्रा थी। ये भी यहाँ पे ठीक है लिखा है। उत्तर C, A और B दोनों, यानी कि पहला और दूसरा। ये ओलाफ शोल्फ जो है वो जर्मनी, याद रखिएगा। ओलाफ सोल्ज से जा से ख़त्म हो रहा है, जर्मनी से याद कर लीजिएगा। उनकी चांसलर के रूप में पहली यात्रा थी। 25 से 26 फरवरी को आए थे ये। 2011 में द्विवर्षीय अंतर सरकारी परामर्श तंत्र शुरू करने के बाद ये किसी जर्मन चांसलर की पहली यात्रा थी, यानी कि अंतर सरकारी परामर्श है द्विवर्षीय, और ठीक है, ये इस द्विवर्षीय 2-2 वर्षों के बाद होता है ये। उन्होंने मुलाकात किससे की, नरेंद्र मोदी जी से और द्रौपदी मुर्मू जी से, जो हमारी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं और मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति जी हैं। बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता हुई थी। अगला क्वेश्चन है 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2023, इसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या है, केवल 2 है, यानी कि ये वाला सही है। इसकी थीम एशिया उभरती विश्व व्यवस्था है। ठीक है, एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था है। ठीक है, और इसका जो है नई दिल्ली में आयोजन हुआ, ये गलत बता रहे हैं। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था, एशिया एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, पुणे में हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था ये एशिया आर्थिक संवाद। और 23 से 25 फरवरी के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से। और इस संवाद में कौन कौन से देश शामिल थे
और वैश्विक विकास की संभावनाओं जैसे विषयों पर यहाँ पे चर्चा की गई। ब्राज़ील, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, मालदीव, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, मैक्सिको समेत और 44 देश शामिल थे। 22वां विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी गई। तो विधि आयोग जो है उसके बारे में पूछा है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। तो बी सही है, केवल 2, यानी कि न्यायमूर्ति तो सही हैं विधि आयोग के, ऋतुराज अवस्थी ये सही है, लेकिन मंजूरी जो है वो कितने वर्ष के लिए दी गई? मंजूरी केवल 2024 तक दी गई, इसमें 2026 दी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वर्तमान कार्यकाल 2023 तक है 20 फरवरी, फिर 31 अगस्त 2024 तक इसे बढ़ा दिया गया है केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, 1955 में मूल रूप से गठन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय विधि आयोग और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसके अध्यक्ष हैं। समय समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1955 में इसका गठन हुआ था विधि आयोग का हमारे देश में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 22वां विधि आयोग है ये, इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए, अगस्त तक के लिए। 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन, ये सारे सम्मेलन हैं आज जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये 20 से 21 फरवरी के मध्य जयपुर में हुआ। इसकी थीम थी अमृतकाल डिजिटल इंडिया एट द रेट ऑफ 100। तो इसका उत्तर है बी, केवल 2, यानी कि पहला गलत है। कहाँ आयोजन हुआ इसका देख लेते हैं इसका, लेकिन थीम सही है, अमृतकाल डिजिटल इंडिया एट द 100। 17वां डिजिटल शिखर सम्मेलन है। तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ, जयपुर में नहीं हुआ दोस्तों। और ये इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अमृतकाल डिजिटल एट द रेट ऑफ 100, ये 17वें डिजिटल इन शिखर सम्मेलन का थीम है, याद रखिएगा। 17वां 16वां ऐसे याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। नेपाल के उपराष्ट्रपति का चुनाव, कौन बने नेपाल के उपराष्ट्रपति? राम साहेब प्रसाद यादव जी। ये देख लीजिए, पूरा लिखा है। 17 मार्च 2023 को किसका स्थान लेंगे? नंद बहादुर पुन का स्थान लेंगे। तीसरे राष्ट्रपति हैं ये, और ये जनता समाजवादी पार्टी से हैं, मधेशी समुदाय से हैं। कार्यकाल 5 वर्ष चलेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव नेपाल में कैसे होता है? भारत वेटेड मतदान से, और ये सब लिखा हुआ है। और उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? राम साहेब यादव, राम साहेब प्रसाद यादव, इसको याद रखिएगा। नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं ये, तीसरे उपराष्ट्रपति हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची। टाइम पत्रिका ने जारी की है विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची। इस सूची को वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। 50 स्थल शामिल हैं, भारत के 4 स्थल इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसका सही कौन सा है उत्तर? सी, केवल 1 और 2। तो भारत के कितने शामिल किए गए हैं ये देख लें। ठीक है, हर साल ये जारी होती है। तो इसमें यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है, और भारत के केवल 2 शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये देखा, टाइम पत्रिका द्वारा जारी होता है, वार्षिक है, ये 50 स्थलों को शामिल किया है। शीर्ष 10 बचाए जा रहे हैं, जिसमें जो है ये लिखे हुए हैं, इसमें एक भी या मुझे भारत का नहीं दिख रहा है। ठीक है, यूएस, उत्तरी अमेरिका, सब यूएस, कनाडा, फ्रांस इनके हैं। और इसके बाद जो भारत के शामिल किए गए हैं, 2 शामिल किए गए हैं। 31वीं और 32वीं रैंक पर लद्दाख है, रोमांच और खान पान के लिए, और मयूरभंज उड़ीसा में है, दुर्लभ बाग और प्राचीन मंदिर के लिए। ठीक है, अब मयूरभंज उड़ीसा का और लद्दाख है, और किस में है? महानतम स्थल, 50 महानतम स्थल विश्व के उस पे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें देखिए दोस्तों, ये लिखा है मार्च 2023 में जारी विश्व विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। इसके अनुसार कला एवं मानविकी श्रेणी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT को शीर्ष स्थान मिला है, मैसाचुसेट्स। ठीक है, निम्नलिखित में 44 भारतीय पाठ्यक्रमों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा सही है दोस्तों?
तो उपयुक्त सभी सही है, इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2023 जारी की गई है मार्च 2023 में। 5 व्यापक विषय क्षेत्रों पर वर्गीकृत किया गया, 54 विषयों को शामिल किया गया। 5 कौन कौन से विषय थे यहाँ पे पूरा लिखा है ये। कला, मानविकी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एंड प्रबंधन, जीव विज्ञान और मेडिसिन। ठीक है, इसमें शीर्ष 3 कौन रहे हैं ये पूरा लिखा है। इसके साथ साथ इसमें यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये देख लीजिए पूरा ये सारी यूनिवर्सिटी कौन कौन से क्षेत्र में किसे किसे वो दिया गया है, रैंक दी गई है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। 44 भारतीय पाठ्यक्रमों को इसमें सही लिखा है। 44 भारतीय पाठ्यक्रमों को वैश्विक स्तर पर जो 100 हैं, शीर्ष 100 में 44 जो हैं वो भारतीय हैं। ठीक है, ये दिया है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा जो है वो आधिकारिक भारत यात्रा के बारे में लिखा है कि जो प्रधानमंत्री हैं फ्यूमियो किशिदा जापान के। ठीक है, दोनों देशों के बीच 2 समझौते हुए, क्या सही है इसके बारे में, तो सी जो है केवल 2 सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि 15 से 16 मार्च 2023 में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये डेट गलत है दोस्तों। 15 से 16 मार्च डेट गलत है, 20 से 21 मार्च आए थे वो, लेकिन प्रधानमंत्री जी का नाम सही है फ्यूमियो किशिदा जापान के। ये पहली यात्रा थी इनकी और टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में इसको मना रहे हैं देश 2023 को। टूरिज्म एक्सचेंज मतलब तुम हमारे यहाँ टूर करने आओ, हमारे यहाँ के लोग, और आप और आप हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ जाएंगे, आपके यहाँ के लोग हमारे यहाँ आए। ठीक है, ये लिखा है। यात्रा के दौरान हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। वह मध्य दिल्ली में स्थित बुद्ध जयंती पार्क भी गए थे। ये सब इसमें लिखा है। ठीक है, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने 25 अक्टूबर 1964 को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा लगाकर इस पार्क का उद्घाटन किया था। ये सब लिखा है। ठीक है, नई दिल्ली का जो बुद्ध जयंती पार्क है इसके बारे में बात हो रही है। ये सब 2 समझौते कौन कौन से हुए, एक तो जापानी भाषा में MOC के नवीनीकरण के संबंधित है और इसका उद्देश्य ये सब लिखा हुआ है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना से संबंधित था, ये सब है। अगला दोस्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, केर माडेक द्वीप समूह के बारे में। इसमें जो है भूकंप आया 7.1 तीव्रता का। ये द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। केर माडेक है दोस्तों, केर माडेक द्वीप है न्यूजीलैंड में। और ये जो है सर्वेक्षण के अनुसार 10 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का जो केंद्र था। 7.1 तीव्रता वाला इसमें जो भूकंप आया 16 मार्च 2023 को आया, केर माडेक न्यूजीलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा लिखा हुआ है। केर माडेक द्वीप जो है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता दिवस रिपोर्ट जो है ये 20 मार्च को जारी हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा, भारत को 126वां स्थान मिला। तो सी में जो है केवल 2 सही है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है कि हाँ भारत को 126वां स्थान मिला। ठीक है, तो इसमें देखते हैं शीर्ष पर कौन रहा, तो 126 में 126वां स्थान भारत को मिला। पहले 136वां स्थान था यहाँ पे। ठीक है, और शीर्ष पर जो है फिनलैंड रहा, जो डेनमार्क है वो दूसरे स्थान पे है दोस्तों, आइसलैंड तीसरे स्थान पे, और जो निम्नतम में है अफ़गानिस्तान, लेबनान और ये सब दिए हुए हैं। और इसके बाद भारत 126वां स्थान रहा 2023 में, पहले 136वां था, याद रखिएगा 10 अंक कम हो गए उसके, यानी कि इसकी जो पॉजिटिविटी है। पाकिस्तान 108वां, 118वां और 112वां श्रीलंका। ब्रिक्स के देशों की पूरी सिचुएशन बताई, कौन कौन किस जगह है, इस सूचकांक में कौन कौन से कारक लिए जाते हैं जिससे कि इसका सूचकांक जारी किया जाता है, ये सब इसमें लिखा है। तो ये सूचकांक के ये कारक याद कर लीजिएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड 2023, एयरपोर्ट अवार्ड हाल ही में स्काई टेक्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड किस एयरपोर्ट को दक्षिण एशिया और भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड प्रदान किया गया, तो इसका उत्तर है सी, इंदिरा गांधी वाले को दिया गया सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड। ठीक है, हाल ही में स्काई टेक्स द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। और
3 इसमें लिखा है शीट्स जो है सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है, इसका इस टेक्स्ट के द्वारा दिया जा रहा है। सिंगापुर, चियांगी, दोहा, हमद, टोक्यो, हनेडा। ठीक है, सबसे स्वच्छ कौन से हैं ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। और दक्षिण एशिया या भारत का दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत का, उसमें भारत का जो है उसे मिला है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है। और IGI 5वीं बारी अवार्ड जीता इसने, और इसे 4 स्टार रैंकिंग दी गई है, इसको याद कर लीजिएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में 2022 में चांद, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश 5 सबसे प्रदूषित देश हैं। भारत 8वें स्थान पर है। और विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली 10वें स्थान पर है। इसका उत्तर है C, यानी कि 1 और 2 दोनों। जो तीसरा है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 10वें नहीं, बहुत ऊपर है भारत, आप देखिएगा अभी वो दिल्ली। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है, रिपोर्ट यहाँ पे दी है किसके द्वारा, IQ ईयर के द्वारा ये दी जाती है। PM 2.5 का मतलब दिया है बहुत छोटे कण होते हैं। बाल का जो पॉइंट होता है माइक्रोमीटर, उसके व्यास से भी लगभग 3% उससे भी कम होते हैं। और ये हमारे लंग्स में जाके अटैक करते हैं, ये सब लिखा है, उसे देखिए, ये पूरा दिया हुआ है। इसमें भारत 8वें स्थान पे, ये ठीक है बिल्कुल, भारत 8वें स्थान पे। लेकिन विश्व के 10 शीर्षतम शहरों में दिल्ली जो है वो 4थे स्थान पे है दोस्तों। और बहुत सारे राज्य हमारे इसमें आते हैं प्रदूषण में। भिवाड़ी 3रे स्थान पे है, आपको दिख रहा होगा। भारत का दिल्ली, दरभंगा बिहार का, इसके साथ साथ नई दिल्ली फिर से दे रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली और नई दिल्ली दोनों अलग अलग, पटना है भाई। तो आप देख लीजिए प्रदूषण के मामले में इसमें लिखा है, देखिए 20 जो प्रदूषित शहर हैं 19 एशिया के हैं, जिसमें 14 भारत के हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला आ गया क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ। ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में बताइए। तो 18-19 की अवधि में भारत विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश था। आयातक माने मंगाना दूसरे देशों से। इस अवधि में रूस विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक, यानी कि दूसरे देशों में भेजना। ये रिपोर्ट क्या, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण, यानी कि एक दूसरी देश से दूसरी जगह शस्त्र भेजना। तो इसका उत्तर है केवल 1 एवं 3। तीसरा, रूस भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्ति कारक, मतलब भारत को सबसे ज़्यादा रूस से मिलते हैं शस्त्र। और भारत जो है सबसे ज़्यादा मंगाया है उसने शस्त्र। ठीक है, लेकिन रूस नंबर 1 पे नहीं है, ये लिखा है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा लिखा हुआ है। इसके बारे में कौन जारी करता है याद कर लीजिएगा। इसको स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री जारी करती है इसको। और इसकी रिपोर्ट आई है। इसमें जो है 10 शस्त्र निर्यातक देश, उनका पूरा इसमें हिस्सा लिखा है। सबसे ज़्यादा USA करता है निर्यात। ठीक है, रूस 16%, फ्रांस, और फिर ये छोटे इसमें लिखा है। ठीक है, ये सब है। और इसमें देखो सबसे ज़्यादा मंगाए किसने हैं, भारत ने मंगाए हैं 11%, और सब ने कम मंगाए हैं। तो पूरा इसमें दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 18 से 22 तक की रिपोर्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये 4 साल की रिपोर्ट है, इस चीज़ को भी याद रखिए। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसके बाद सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स 2023 के बारे में दिया है। सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पे है, भारत 97वें स्थान पे है। तो इसका कथन जो है B है, केवल 2, यानी कि भारत 97वें स्थान पे है। और टॉप स्थान पे कौन सा सेफ्टी परसेप्शन में, तो टॉप जो है वो उज़्बेकिस्तान है, यहाँ लिखा है उज़्बेकिस्तान। ठीक है, टॉप पे है UAE है, सऊदी अरब, नॉर्वे और एस्टोनिया। हम लोग ज़्यादातर नॉर्वे और फिनलैंड को नंबर 1 पे कहते हैं ना, तो ये कन्फ्यूजिंग है। इसमें उज़्बेकिस्तान है भाई सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स में। ठीक है, और निम्नतम में ये लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। और ये फरवरी में जारी की गई थी। 121 देश इसमें शामिल हुए थे। और भारत का इसमें 97वां स्थान है, याद रखिएगा, सेफ्टी परसेप्शन में। चीन को 9वां है, श्रीलंका 57वां, 79वां, बांग्लादेश और पाकिस्तान का 95वां और 29वां, और नेपाल का 73वां। ठीक है, याद रखिएगा। ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट, ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप, इसको लिए डर वाली जो है। ठीक है, ऊपर सेफ्टी परसेप्शन थी, किसके द्वारा जारी होती है, तो इसमें लिखा C, यानी कि क्लाउड सेक के द्वारा। क्लाउड
सेक किसे जारी करता है? जारी करता लिखा है क्लाउड सेक, 8 फरवरी 2023 को हुई थी। ठीक है, भारत एशिया में हैकरों द्वारा सबसे ज़्यादा इसमें हमला हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा है ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट है, मतलब भारत पे सबसे ज़्यादा हमला किया। विश्व स्तर पे हैकर द्वारा सर्वाधिक हमला जो है वो अमेरिकी देश है और एशिया में भारत है, याद रखिएगा। ठीक है, 5 साइबर हमले करने वाले देश, प्राप्त करने वाले हमला किस किस के पास हुआ? यूएसए में, भारत में, इंडोनेशिया में, रूस में और चाइना में, 5 देशों पे साइबर हमला हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट आ गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है उसके बारे में है। ये जो है ये सूचकांक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। यूएसए शीर्ष पर है, भारत को 42वां स्थान है। तो इसका उत्तर है बी, यानी कि केवल 2 और 3। ये पहला तो गलत है, पहले ही मुझे लग रहा था। तो इसको जो जारी करता है वो करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा। 21 फरवरी 2023 को 55 देश शामिल हुए। शीर्ष यूएसए है जो सही था, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन ब्रिक्स के देशों की ये स्थिति है। भारत को जो है 42वां स्थान है, पहले 43वां था, एक स्थान कम हुआ है, यानी कि इसकी यहाँ भी स्थिति सुधरी है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 42वां स्थान है। ठीक है, जापान, स्पेन सबका स्थान देखा है। अभी आर्थिक परिदृश्य आ गया दोस्तों। मैं अभी अगली वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं यहाँ पे रोक रही हूँ। अगली वीडियो आपकी कोशिश करूँगी कि मैं आज रात को या कल अपलोड कर दूँ, जिससे कि ये जो है अप्रैल वाला जो ये जो करंट अफेयर है इसको मैं मार्च और अप्रैल दोनों का है ना, इसको ख़त्म कर सकूँ। मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।